सिद्धांत सबसे पहले प्रथम अवस्था, भू अभिनति अवस्था। भू अभिनति से हम इतना तो समझ गए कि वास्तव में भू अभिनति कुछ भी नहीं है बल्कि पृथ्वी का वह भूभाग है जो गर्त में स्थित है या जो गहराई में स्थित है तथा जलीय है, इसमें जल भरा हुआ है। इस कोबर के अनुसार ये जो भू अभिनति है या भू सन्नति है, जियोसिंक्लाइन है, इसके दोनों तरफ के जो हिस्से हैं, ये दोनों तरफ के जो हिस्से हैं ये वास्तव में दृढ़ भूखंड है, स्टेबल है, ये परिवर्तनशील नहीं है। इनमें भूगर्भिक इतिहास के दौरान कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ये जो नीचे धसे हुए हिस्से हैं जो जल से परिपूर्ण है, जिन्हें हम जियोसिंक्लाइन नाम कहा गया है, ये है वास्तव में जियोसिंक्लाइन। ये परिवर्तनशील है और भूगर्भिक इतिहास में इसमें अत्यधिक स्वरूप और आकार में परिवर्तन होता रहा है। तो ये जो दृढ़ भूखंड है जिन्होंने इस जियोसिंक्लाइन को घेरे हुआ है, जो गर्त है लंबा और संकरा, उसके दोनों तरफ का जो भाग है वो स्थिर है, ठोस है, दृढ़ है, इसे उसने नाम दिया क्रेटोजन्स। अग्रदेश या क्रेटोजन्स उसने उसको नाम दिया। और ये जो है ये है भू अभिनति। इसने कहा कि चूंकि ये नीचा हिस्सा था इसलिए लगातार अनाच्छादन की प्रक्रियाएं, विभिन्न बहता हुआ जल, पवन आदि ने इस अग्रदेशों के ऊपरी सतह को अपर्दित करके उस अवसाद को इस गर्त के अंदर इकट्ठा करता चला गया, जिसकी वजह से ये गर्त जो है इसमें अवसादों की मात्रा बढ़ती चली गई। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवसादीकरण या सेडिमेंटेशन। जियोसिंक्लाइन में एक टर्म आती है सेडिमेंटेशन, अर्थात अग्रदेशों के ऊपर से अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा जो अवसाद है उसको लाकर इस भू अभिनति में इकट्ठा करता चला जाना जो है वो सेडिमेंटेशन या अवसादीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यहां पर एक और चीज साथ साथ हुई, ये जो तली थी भू अभिनति की, ये तली जो है ये बहुत अधिक मजबूत या दृढ़ या ठोस नहीं थी। जैसे जैसे अवसाद इसमें इकट्ठा होता चला गया, भार बढ़ता चला जाएगा। भार बढ़ते चले जाने की वजह से ये जो तली है ये और अधिक गहराई में धंसती चली गई। ये जैसे जैसे सेडिमेंटेशन बढ़ता चला गया, अवसादीकरण होता गया, ये और ज्यादा गहरी होती गई, और जैसे जैसे ये गहरी होती गई और अधिक अवसाद इसमें इकट्ठा होता चला गया। और अधिक अवसाद अर्थात और अधिक भार, इसका मतलब तली में और अधिक धसाव। तो ये तली में जो धसाव है इसे अवतलन कहा जाता है, सबसिडेंस। तो दो प्रक्रियाएं साथ साथ घटित हो रही थी, अवसादीकरण, अवसाद आके इकट्ठा हो रहा था और इसकी तली झुकती चली जा रही थी, जिसको हम क्या कहते हैं, अवतलन। जिस फलस्वरूप इस पूरे क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में अवसाद इकट्ठा हो गया। नेक्स्ट, प्रथम अवस्था में भू अभिनति का निर्माण। तो इस प्रकार से अवसादीकरण और अवतलन की प्रक्रिया के द्वारा बहुत अधिक अवसाद इसमें इकट्ठा हो गया, ये भू अभिनति अवस्था। द्वितीय अवस्था पर्वत निर्माण की अवस्था, ओरोजेनेसिस। कोबर के अनुसार ये जो दोनों के दोनों अग्रदेश थे, जिसे उसने क्रेटोजन्स नाम से संबोधित किया, क्रेटोजन्स या अग्रदेश, इनमें क्षैतिज रूप से संचलन हुआ, इनमें मूवमेंट हुआ। वो मूवमेंट किस वजह से हुआ? ठंडी होती हुई पृथ्वी में सिकुड़न की वजह से, संकुचन की वजह से ये दोनों हिस्से जो थे ये एक दूसरे की तरफ मूवमेंट किया। हम जानते हैं कि जब ये दोनों हिस्से एक दूसरे की तरफ गति करेंगे तो उसके जो बीच वाला भाग है जिसमें बहुत अधिक अवसाद इकट्ठा हो गया, ये क्या होगा इसका? यदि दोनों तरफ से ये अग्रदेश एक दूसरे की तरफ आएंगे और बीच वाले हिस्से में यदि आपने अवसाद इकट्ठा हो तो होगा क्या कि वो अवसाद के ऊपर दोनों तरफ से बल पड़ेगा और वो बाहर की तरफ उभरकर सामने आ जाएगा। दो ब्रेड की स्लाइस ले लीजिए, उसके बीच में यदि हम जैम लगाएंगे और स्लाइस को बहुत ज्यादा दबाएंगे, जैम की मात्रा ज्यादा है, स्लाइस को दबाएंगे तो जैम बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो अवसाद इसके अंदर इकट्ठा हुआ था, वो अवसाद दोनों तरफ के बल की वजह से निकलकर बाहर की तरफ आ गया। यही एक पर्वत का निर्माण हुआ, इसे उसने नाम दिया नेब्रे। जब दोनों तरफ के स्थलखंड बहुत तीव्र गति से एक दूसरे की तरफ आते हैं, संचलन का बल बहुत तीव्र है, तो बीच का संपूर्ण भाग, जियोसिंक्लाइन के बीच का संपूर्ण भाग जो है वो पर्वतों में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार के पर्वत श्रेणी के लिए उसने नाम दिया नेब्रे। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार की परिघटना घटित नहीं होती। ये जो बल है ये इतने अधिक तीव्र और इतना अधिक मजबूत नहीं हो पाता। फलस्वरूप
पूरा का पूरा क्षेत्र जो है जियोसिंक्लाइन का वो पर्वत में परिवर्तित नहीं हो पाता, बल्कि इन अग्र देशों के दोनों हिस्सों पर केवल दोनों तरफ ही पर्वतों का निर्माण हो पाता है। बीच का जो भाग है वो वैसा का वैसा पड़ा रहता है। केवल दोनों सिरों पर, जो अग्र देशों के जो नजदीक के दोनों सिरे थे, केवल वहीं पे पर्वतों का निर्माण हो पाता है, क्योंकि ये बल जो है वो बहुत कम होता है और ये गति भी, जो मूवमेंट की गति है वो भी धीरे होती है, इसलिए केवल दोनों सिरों पे ही पर्वतों का निर्माण हो पाता है। बीच का सिरा ऐसा का ऐसा ही रहता है। इन दोनों तरफ के जो सिरों के ऊपर जो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, इसे उसने कहा रैंडकेटेन। पहले नेब्रे था, जिसमें कि पूरा का पूरा हिस्सा ही अगर पर्वतों में परिवर्तित हो जाए। यहां केवल दोनों सिरे हैं, तो दो पर्वत श्रृंखलाएं बन गई हमारे पास जियोसिंक्लाइन के दोनों सिरों पे, जिनको नाम दिया गया रैंडकेटेन। और जो बीच का भाग है जो अपरिवर्तित रहा जियोसिंक्लाइन का, उसे मीडियन मास या स्विजनबर्ग के नाम से जाना जाता है। स्विजनबर्ग या मीडियन मास के नाम से इस बीच वाले हिस्से को जाना जाता है, जो कि अपरिवर्तित रहता है। तो यहां हमने कुछ चीजें देखी, क्रेटोजेंस या अग्रदेश, ये दोनों के साइड वाले। रैंडकेटेन, यदि केवल बल कमजोर है, दोनों सिरों पर ही पर्वतों का निर्माण होता है, तो उसे रैंडकेटेन कहा जाता है, और उसकी वजह से बीच में मध्यपिंड या शोसिनबर्ग का निर्माण होता है। और यदि बल बहुत ज्यादा होता है और पूरा का पूरा जियोसिंक्लाइन ही पर्वत में परिवर्तित हो जाए, तो उसे नेब्रे के नाम से जाना जाता है। तीसरी अवस्था, विकास की अवस्था, इसमें उसने माना कि ये जो पर्वत का निर्माण हो गया, केवल इस हिस्से को हम देखते हैं कि ये जो एक विशेष पर्वत का निर्माण हो गया, अब इस पर्वत के ऊपर यहां पर आपका ये वाला हिस्सा है और ये जियोसिंक्लाइन का हिस्सा है। इस पर्वत पे अपर्दनात्मक क्रियाएं कार्य करेंगी, और अपर्दनात्मक क्रियाएं कार्य करने की वजह से इसका जो भार है उसमें कमी होती चली जाएगी। पहले जब इसका भार ये था, पहले जो इसकी स्थिति ये थी, तो एक समस्थिति, एक संतुलन की अवस्था बन गई जो हमने देखा। अब चूंकि इसके भार में कमी हो गई और ये हिस्सा जो है वो यहां आता चला गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका भार कम होगा। फलस्वरूप यहां से इस तरफ मैग्मा आना चालू होगा इसके भार को संतुलित करने के लिए। फलस्वरूप इस श्रेणी में उठाव होता चला जाएगा और इसके आकार में और अधिक वृद्धि होती चली जाएगी, जिसे तीसरी अवस्था इसने नाम दिया। ये एल्पाइन के लिए उसकी जो मूल जो कार्य था उसमें उसने बताया कि किस प्रकार से एल्पाइन ग्रुप जो एल्प्स पर्वतमाला है यूरोप के दक्षिण में, उसमें किस प्रकार से जियोसिंक्लाइन की स्थिति थी उसे प्रदर्शित किया है। उसने अपनी जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बहुत से उदाहरण भी दिए, और ये सारे उदाहरण वास्तव में इस मध्य पिंड और उसके दोनों सिरों पे बनने वाली रैंडकेटेन पर्वत श्रृंखला से थी। उसने ये साबित करने की कोशिश की कि वास्तव में हर जगह जहां कहीं पे भी पर्वतों का निर्माण हुआ है, वलित पर्वतों का, वहां पर आपको दोनों तरफ दो रैंडकेटेन श्रृंखलाएं मिलेगी और उनके बीच में भाग जो होगा वो प्लेन होगा। इसने अपने उदाहरण जो है वो यूरोप से भी लिए, खासकर यूरोप के दक्षिण में जो एल्प्स पर्वतमाला है, ठीक उसके विपरीत सिरे पर एटलस पर्वतमाला है अफ्रीका में, और उन दोनों के बीच का भाग जो है वो एक मैदानी भाग है जिसको कि हम भूमध्य सागर के रूप में जानते हैं। तो उसके अनुसार एल्प्स पर्वतमाला और एटलस पर्वतमाला रैंडकेटेन है और उसका बीच का भाग जो है वो एक मैदानी भाग है। इसी प्रकार उसने हंगरी के मैदान का उदाहरण, अनातोलिया का जो पठार है उसका उदाहरण भी दिया था। एक अन्य उदाहरण हमारे एशिया से है। यहाँ पर भी उसने सिद्ध करने की कोशिश की कि हिमालय पर्वत श्रृंखला और कुनलुन पर्वत श्रृंखला, ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, हिमालय यहाँ स्थित है और कुनलुन यहाँ स्थित है, ये दोनों वास्तव में दो रैंडकेटेन है, और उसके बीच में जो तिब्बत का पठार है वो मध्य पिंड के रूप में है। कई उदाहरणों के द्वारा उसने अपनी इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने की कोशिश की। इसके सिद्धांत में कुछ कमियां भी थी जिनको हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली कमी थी इसके जो बल था, इसने जो संकुचन की वजह से जो दोनों तरफ के जो अग्र देश थे उनके जो क्षैतिज गति के जो बारे में बात की, वो बल इतना अधिक पर्याप्त नहीं है। वो बल इतना अधिक पर्याप्त नहीं है कि हिमालय पर्वत, रॉकीज एवं एंडीज जैसे उच्च पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण कर सके, क्योंकि संकुचन की वजह से इतना अधिक बल उत्पन्न नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा अवसाद जो है उससे इतनी विशाल श्रृंखला का निर्माण हो सके।
दूसरा, स्वेस ने माना कि दोनों अग्रदेश, कोबर ने कहा था कि जो दोनों अग्रदेश हैं इनमें गति हो रही है, लेकिन स्वेस के अनुसार दोनों अग्रदेश मूवमेंट नहीं करते, केवल एक ही अग्रदेश मूवमेंट करता है, जो दूसरे वाला हिस्सा है उसे पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है और उसमें मूवमेंट नहीं होता। हालांकि बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स ने इस धारणा को भी गलत साबित कर दिया और कोबर को सही साबित किया कि दोनों तरफ का मूवमेंट होता है। तीसरी जो कमी थी वो है पर्वतों का विन्यास। इसके द्वारा जो पूर्व पश्चिम दिशा में फैले हुए पर्वत, चाहे वो एल्प्स पर्वतमाला हो, एटलस हो, हिमालय हो, कुनलुन शान हो, आदि का वर्णन तो समझ में आता है, लेकिन वहीं दूसरे प्रकार के पर्वत है अल्पाइन श्रेणी के ही रॉकीज और एंडीज, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं, उनका विन्यास इनके विन्यास से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और यदि संकुचन का बल कार्य किया होगा तो संकुचन का बल एक ही तरफ लगा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहां पर उत्तर पश्चिम दिशा में लगा हो और इधर पूर्व पश्चिम दिशा में। तो जो विन्यास में भिन्नता है उसको भी ये स्पष्ट करने में असफल रहा। यही कारण है कि इसका सिद्धांत काफी अधिक अच्छा होते हुए भी वैज्ञानिक व तर्कपूर्ण ज्यादा नहीं था। तो इसके सिद्धांत में आगे चल के अन्य कई सिद्धांतों ने सुधार प्रस्तुत किए। तो ये है कोबर का भू अभिसन्नति का सिद्धांत।